अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काई कबीले में मलून खातून और अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास बैठे हैं और अलाउद्दीन उस्मान साहब को दवा पिला देता है। मलून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं हुजूर। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, खातून में ठीक हूँ। बाहर कबीले के ढोल जोर जोर से बजते हैं और जरकुताई सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। कासिम और सुलेमान उसे देख के भागते हुए उसके पास जाते हैं। जरकुताई को परेशान देख के आयकुत बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देता है और जरकुताई से कहता है, भाई उम्मीद है तुम अच्छी खबर लाए होगे। तो जरकुताई उसके पास आकर कहता है, पहले उस्मान बे को सुनना चाहिए। ये कहते साथ ही जरकुताई सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाता है। अंदर उस्मान साहब अलाउद्दीन और मलून खातून के साथ बैठे ही होते हैं कि जरकुताई इजाजत तलब करता है। अलाउद्दीन की जानिब से इजाजत देने पे जरकुताई अंदर दाखिल होता है। जरकुताई को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, मेरे जरकुताई उम्मीद है तुम खुशखबरी लेकर आए हो। क्या हमने दुश्मन को हरा दिया? तो जरकुताई कहता है, मेरे सरदार दुश्मन तादाद में हमसे ज्यादा था। हमने मैदानी जंग के हालात को अपने हक में बदलने की कोशिश की। हमने उस वादी का रास्ता भी बंद कर दिया जहां से काफरों ने भागना था। लेकिन ये कहते साथ ही जरकुताई घुटन पर गिर जाता है और उस्मान साहब परेशान होते हुए पूछते हैं, लेकिन क्या जरकुताई? तो जरकुताई कहता है, वहां एक तूफान बर्पा हो गया। दुश्मन तेजी से हम पे टूट पड़ा। हमने सोचा कि अब हम खत्म होंगे। जरकुताई के ये बताते हुए हमें साथ में वो मंजर दिखाया जाता है। जंगल में ओरहान अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उसने हेक्टर और उसकी फौज का रास्ता रोका होता है। फ्लावियोस हेक्टर के साथ खड़ा होता है। हेक्टर के घुड़सवार एक तूफान की तरह ओरहान की तरफ आ रहे होते हैं। वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। ओरहान बिल्कुल पुरसकून खड़ा होता है और एकदम से इशारा कर देता है। ओरहान के इशारे पे एक रस्सी छोड़ी जाती है जो घुड़सवारों के रास्ते में हाइल हो जाती है। रस्सी से टकराते साथ ही कई घुड़सवार जमीन पे जा गिरते हैं। ये देखते हुए हेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। ओरहान अपने साथियों के साथ घोड़ों से उतर जाता है। ये देख के हेक्टर फ्लावियोस और कमांडर से कहता है, तुम लोग दाएं और बाएं पहाड़ों पर चढ़ जाओ, मैं बाकियों के साथ यहीं पे लड़ूंगा। फ्लावियोस कमांडर के साथ निकल जाता है और हेक्टर भी अपने साथियों के साथ घोड़ों से उतर जाता है। फिर बुलंद आवाज में सिपाहियों से कहता है, हमला करो। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही हमला करने के लिए भाग पड़ते हैं। ओरहान के हुक्म पे उनके सामने एक आग वाला तीर छोड़ दिया जाता है। तीर के लगते साथ ही एक सीधी कतार में आग फैल पड़ती है। ओरहान की जानिब बढ़ते हुए काफिर उस आग की लपेट में आ जाते हैं और जुलस जुलस के अपने अंजाम को पहुंचते हैं। ओरहान अपने साथियों से कहता है, चलो मेरे सिपाहियों, बुरसा के लिए, अपने शहीदों के लिए चलो। वो आगे बढ़ते हैं और हेक्टर आग पर से कूदता है। दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं। पहले हमले में ही ओरहान और हेक्टर आमने सामने आ जाते हैं और उनके दरमियान एक ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो जाती है। हेक्टर न सिर्फ ओरहान का मुकाबला करता है बल्कि साथ साथ ओरहान के सिपाहियों को भी काटता है। दोनों एक दूसरे पे बढ़ चढ़ के हमले करते हैं। रास्ते में आने वाले काफिर भी साथ साथ ओरहान से मारे जा रहे होते हैं। फिर ओरहान हेक्टर पे हमला करता है और बड़ी फुर्ती से उसका खंजर निकाल लेता है। अगले ही पल पलटता है और खंजर उसकी पीठ में गोम देता है, मगर हेक्टर अब भी अपने कदमों पे खड़ा रहता है और खंजर खींच के निकाल लेता है। इसी दौरान दोनों तरफ के सिपाही बीच में हायल हो जाते हैं। इधर जरकुताई जंग की कहानी आगे बढ़ाते हुए कहता है, वो उकाब के चुंगल में तड़पते शिकार की तरह जवाबी हमले पे उतर आई, लेकिन बाईं जानिब शाहीन बे और औची बे मौजूद थे। वहां एक और तूफान बर्पा हुआ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शाहीन बे और औची बे पहाड़ पे पहरा दे रहे थे। हेक्टर का कमांडर अपने साथियों के साथ वहीं से ऊपर चढ़ रहा था और उनके पास पहुंचते साथ ही उन पे अंधाधुंध तीर छोड़ दिए जाते हैं। कमांडर बड़ी फुर्ती से एकदम छुप जाता है, मगर आगे बढ़ने वाले उसके बहुत से सिपाही तीरों का निशाना बन रहे होते हैं। ये देख के वो उठता है और आगे बढ़ते हुए तलवारों से हमला कर देता है। शाहीन बे भी अपने साथियों और सिपाहियों के साथ उन पे चढ़ दौड़ते हैं। इधर जरकुताई उस्मान साहब से कहता है, ओरहान बे के पास हर चाल का जवाब था। दुश्मन ने दाएं जानिब का रुख किया तो वहां पे बुरहान साहब मौजूद थे। साथ ही हम दाएं तरफ का मंजर भी देखते हैं जहाँ पे फ्लावियोस काफरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। बुलंदी पे बुरहान सिपाहियों के साथ बड़े बड़े पत्थर लिए खड़ा होता है और दुश्मनों के नीचे पहुंचते साथ ही बुरहान के हुक्म पे वो पत्थर छोड़ दिए जाते हैं। नीचे से आगे बढ़ने वाले काफिर पत्थरों की लपेट में आ जाते हैं और कुचले जाते हैं। पत्थरों से बच के आगे बढ़ने वाले काफिरों पे तलवारों से दावा बोल दिया जाता है। तलवारें गर्दनों से आर पार की जाती हैं। फ्लावियोस तलवार निकाल के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, मगर उसके साथ आने वाले काफिर करते ही चले जाते हैं। मौका मिलने पे फ्लावियोस काइयों को नहीं बल्कि हेक्टर के सिपाहियों को ही मौत के घाट उतार रहा होता है। बुरहान की तलवार सच में आग उगल रही होती है। काफिर तेजी से गिरते ही चले जाते हैं। शामिल के एक हाथ में कुल्हाड़ा और दूसरे में तलवार होती है। दोनों हथियार अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। फ्लावियोस हेक्टर के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर ही रहा होता है कि पीछे से बुरहान की तलवार उसकी तलवार के साथ टकरा जाती है। फ्लावियोस को देख के बुरहान तलवार नीचे करते हुए कहता है, फ्लावियोस तुम एक बासर आदमी हो, तुम्हारे बाप की तरह तुमसे भी यही तवक्को थी। ये कहते साथ ही बुरहान हाथ उसकी जानिब बढ़ा देता है, मगर फ्लावियोस हाथ मिलाने के बजाय कहता है, अब आगे तुम जानो, मैं एहतियात के तौर पे मंजर से गायब हो रहा हूँ। ये कहते साथ ही फ्लावियोस आगे बढ़ जाता है और बुरहान हाथ मलता रह जाता है। फिर सिपाहियों से कहता है, सिपाही
सिपाहियों, अभी बहुत से कुत्तों का सफाया बाकी है, हम उन सबको आज जमीन में दफन कर देंगे इंशाल्लाह। ये कहते और सुनते साथ ही सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर जेर कुतै उस्मान साहब से कहता है, मुख्तसरन ये कि मेरे सरदार हेक्टर की फौज नीज तो नाबूद होगी। शहसवार अपनी जाने बचाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी और उस वादी के इख्तिताम पे मैं जेर कुतै खुद उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद था। साथ ही जेर कुतै अपनी दोनों तलवारें बेनियाम कर लेता है। बच्चे भी छुप के जेर कुतै को देख रहे होते हैं। साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब हेक्टर के सिपाही अपनी जाने बचाते हुए एक तरफ भाग रहे थे, मगर जेर कुतै अपने साथियों के साथ उनके सामने आ गया था और उसने हंसते हुए कहा था, कोई भी काफिर आज नहीं बचेगा। ये कहते और सुनते साथ ही उसके साथी काफिरों पे टूट पड़ते हैं और वहाँ पे भी कत्लेआम शुरू हो जाता है। इधर उस्मान साहब जेर कुतै से कहते हैं, हाँ तो ओरहान क्या वो हेक्टर के आमने सामने था? यह सुनते साथ ही छुप के बातें सुनने वाले कासिम और सुलेमान एकदम खेमे में दाखिल हो जाते हैं और कासिम पूछता है, जेर कुतै साहब इसके बाद क्या हुआ? हमें तजस्सुस में ना डालें। उन्हें देख के मलून खातून उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, मेरे पोते ठीक कह रहे हैं, बताओ जेर कुतै बताओ। जेर कुतै कहता है, उसके बाद बहुत कुछ हो गया। साथ ही हमें वो मंजर भी दिखाया जाता है जब ओरहान एक ही हल्ले में कई काफिरों को काट डालता है। घुड़सवार भी ओरहान को गिरा नहीं पाते बल्कि ओरहान उन्हें मौत के घाट उतार देता है, मगर इसी लम्हे एक बाज़ंतीनी ढाल से ओरहान पे वार करता है और ओरहान जमीन पे गिर जाता है। वो सिपाही अगले लम्हे ओरहान को मारने की कोशिश करता है, मगर ओरहान बड़ी फुर्ती से हट जाता है और उसे गिरा के खंजर से इतने वार करता है कि उसके खून की छींटे ओरहान के मुंह पे आ लगती हैं। करीब ही में जख्मी हेक्टर अपना दिफा कर रहा होता है। वो अपने आसपास मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद घोड़े पे सवार होता है और भाग जाता है, मगर ओरहान उसका ताकुब नहीं छोड़ता और वो भी उसके पीछे निकल पड़ता है। कारा खलील और अब्दुर्रहमान मुसलसल काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। वादी मौत की दास्तान सुना रही होती है, जंग में होने वाली तबाही की दास्तान सुना रही होती है। पहाड़ पे शाहीन शाह और उसके साथी भी काफिरों से निपट रहे होते हैं। हेक्टर का कमांडर शाहीन शाह को अपने ऊपर हमला करने का इशारा करता है तो गुस्से में बिफरता हुआ शाहीन शाह हमला कर देता है। अंधे एतमाद में डूबा हुआ बेवकूफ कमांडर बहुत मार खाता है, एक मुक्का शाहीन शाह से, कभी औची से और कभी सिपाही से, और आखिरकार शाहीन शाह उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है। फिर शाहीन शाह उसे पीटते हुए कहता है, मौत तुम्हारे लिए निजात है, तुम्हारे लिए मुझसे कोई निजात नहीं। उधर जख्मी हेक्टर आगे आगे जबकि ओरहान उसके पीछे पीछे होता है। कुछ देर के बाद ही ओरहान हेक्टर तक जा पहुंचता है और अपने घोड़े पर से छलांग लगाते हुए उसे भी घोड़े से गिरा देता है। वो दोनों तलवारें बेनियाम करते हुए आमने सामने आ जाते हैं, मगर एक दूसरे पे हमले से पहले ही ओरहान पे तीर बरस पड़ते हैं। ये देख के ओरहान तेजी से दरख्त की ओर में हो जाता है। हेक्टर के सिपाही मुसलसल उस पे तीर बरसाते ही चले जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए हेक्टर आगे चल पड़ता है। तीरों के बाद उसके सिपाही ओरहान को आगे बढ़ते हुए घेर लेते हैं, मगर ओरहान उनकी तादाद की परवाह ना करते हुए उन पे टूट पड़ता है। चाको चौबंद फुर्तीला ओरहान चंद लम्हों में ही उन्हें ढेर कर देता है। जख्मी हेक्टर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि कुछ घुड़सवार उसके सामने पहुंचते हैं और उन घुड़सवारों में एक सारोज होता है जो हेक्टर से कहता है, मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं ना। हेक्टर सारोज के लाए हुए घोड़े पे सवार होता है और वहां से पलट जाता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि वादी में ओरहान हेक्टर के कमांडर पे टूट पड़ता है और उससे कहता है, बोलो मोहब्बत सुरमाओं की मदद कौन कर रहा है, बोलो। वो नहीं बोलता तो ओरहान फिर से उसकी धुलाई करता है और गुस्से से कहता है, बोलो वरना मैं तुम्हें इसी जमीन में दफन कर दूंगा जिसे तुमने नापाक किया है। तो कमांडर कहता है, मैंने हजारों सिपाहियों के सामने तुम्हें खत्म करने की कसम खाई थी। ये सुनते साथ ही ओरहान एक और थप्पड़ उसे मारता है तो कमांडर कहता है, रुक जाओ, ये मत सोचना कि हमारी फौज को हराकर तुम जंग जीत गए हो, तुम्हारी असल जंग तो अब शुरू होगी ओरहान। ये कहते साथ ही कमांडर खुद को मारने के लिए जहर वाली अंगूठी खोलता ही है कि ओरहान उसका बाजू काट देता है और उससे कहता है, क्या तुमने सोचा था कि तुम गंदगी फैलाकर तुर्क की तलवार से बच सकोगे? ये कहते साथ ही ओरहान उसका गला काट डालता है। शाहीनशाह कहता है, शयातीन मारने से खत्म नहीं होते, हम जितने कम करेंगे नए आ जाएंगे। जवाबन ओरहान कहता है, तो इसलिए हम बुरसा के लिए बहुत जल्द पेशकदमी करेंगे। खलील कासिद रवाना करो, शहनशाह को बुरसा की कारगाह में मदऊ करो, हम आर्मोडीज में अपना दूरा काम मुकम्मल करेंगे। ये कहते साथ ही ओरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में ये सारी दास्तान सुन के उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटू और सरदारों ने मुझे मायूस नहीं किया। मलून खातून उस्मान साहब से कहती है, आपका ख्वाब पूरा होगा मेरे सरदार। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं जेर कुतै की बातों से समझ गया हूँ कि अब बुरसा का रास्ता काइयों के लिए खुल गया है। अलाउद्दीन ऐसा ही है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल बाबा ऐसा ही है, जरा सरदार वापस आ जाएं, बुरसा के दरवाजे पूरी तरह से खोलने के मंसूबे में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सुन के वो सब इंशाल्लाह कहते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, वक्त करीब है, मैं अब ये महसूस कर सकता हूँ। उस्मान साहब का ख्वाब पूरा होने के बिल्कुल करीब होता है। बुरसा के सामने एक बेड़िया दाड़ता है और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।